दोस्तों आज है 11 फरवरी 2026। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईआरएफसी के ऊपर। अब बहुत लोगों का सवाल था 40-60 स्प्लिट को लेकर। 40-60 स्प्लिट को लेकर ये एक्चुअल में है क्या, इसको हम समझेंगे। साथ में डिविडेंड के ऊपर बात करेंगे। डिविडेंड आपको कब तक मिलेगा, नेक्स्ट क्वार्टर में मिलेगा या उसके नेक्स्ट क्वार्टर में आपको डिविडेंड मिलेगा, उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, लर्निंग वीडियो होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखो। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ 40-60 स्प्लिट क्या होता है। देखिए 40-60 स्प्लिट होता है दोस्तों, यहाँ पर एक रेवेन्यू स्प्लिट होता है। अब कंपनी ने दोस्तों यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस कॉल था क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बाद। उस कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर कंपनी ने डिस्कस किया था कि यहाँ पर हम किस तरीके से आने वाले 5 सालों को देख रहे हैं। यानी यहाँ से 5 साल का मतलब होता है कि हमारा 2030 तक का प्लान क्या है, तो उसको हम किस तरीके से देख रहे हैं, ये कंपनी ने डिस्कस किया था। अब दोस्तों ये थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लान है, ऐसा नहीं है कि 2027 में ये हो जाएगा या 2028 में हो जाएगा। आई थिंक 2029 तक आपको 40-60 का स्प्लिट कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिलेगा। अब स्प्लिट है क्या? देखिए स्प्लिट कुछ ऐसा है कि जो 60% रेवेन्यू है वो आएगा डायरेक्टली फ्रॉम रेल मिनिस्ट्री। यानी जो रेलवे मिनिस्ट्री है, जैसे बजट आता है, रेलवे बजट आता है, बजट के बाद टेंडर निकलता है, टेंडर के बाद प्रोजेक्ट पहुंचता है आरवीएनएल जैसी कंपनी के पास, है ना। फिर आरवीएनएल क्या करता है, पैसे किससे मांगता है? आईआरएफसी से। आईआरएफसी इनको पैसा देता है, ये इनको इंटरेस्ट देता है, इस तरीके से पूरा साइकिल चलता है। ये आपको समझ में आ गया है? तो इसको बोलते हैं कोर रेलवे फाइनेंसिंग, यानी ये इंडियन रेलवे को ही फाइनेंस कर रहा है आईआरएफसी इनडायरेक्टली। आरवीएनएल के थ्रू ही इंडियन रेलवे के प्रोजेक्ट को ही फाइनेंस कर रहा है। लेकिन आईआरएफसी को ये समझ में आ चुका है कि भाई फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज कंपनीज को फाइनेंस करने से, जो हम इंडियन रेलवे कंपनीज को फाइनेंस कर रहे हैं, जो हम रेल मिनिस्ट्री को फाइनेंस कर रहे हैं, अगर हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को फाइनेंस करते हैं ना, तो वहाँ से 3 गुना ज़्यादा मार्जिन मिलेगा, 3 गुना ज़्यादा पैसा बनेगा, 3 गुना ज़्यादा हमें मार्जिन मिलेगा। तो इस वजह से यहाँ पर अभी का जो स्प्लिट है, जो करंट स्प्लिट है, वो कुछ ऐसा है। ऑलमोस्ट 95% आईआरएफसी किसको फाइनेंस कर रहा है? इंडियन रेलवे को। इंडियन रेलवे को 95% फाइनेंस कर रहा है। सिर्फ 5% जो है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को फाइनेंस कर रहा है। 5% का डिफरेंस मैं आपको दिखा दूं 1 सेकंड के अंदर। ये देखिए क्वार्टर्स आईआरएफसी, नीचे आएंगे प्रॉफिट के अंदर, नेट प्रॉफिट, तीनों क्वार्टर का नेट प्रॉफिट 1746, 1777, 1802 करोड़। ग्रोथ देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11%, 10%, 11%। सिर्फ 5% शुरू किया है फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज को फाइनेंस करना, तो ये रिजल्ट आपको देखने को मिला है। अगर 40% कर देता है तो क्या यहाँ से जो प्रॉफिट है कंपनी का, वो क्या 5 गुना नहीं बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आईआरएफसी अभी से शुरू कर दे 60-40 का स्प्लिट। तो इसीलिए 60-40 का स्प्लिट जो है वो आईआरएफसी में दोबारा से एक ब्रेकआउट क्रिएट कर सकता है। अब दोस्तों आपको समझ गया कि 60-40 का स्प्लिट आईआरएफसी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों जो रेलवे है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं। जैसे दोस्तों एक ट्रेडिशनल कोर फाइनेंसिंग रोल है जो आईआरएफसी बहुत सालों से यही काम कर रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के प्रोजेक्ट को ही फाइनेंस कर रहा है। लेकिन दोस्तों एक और सेक्टर है जहां से जो रेलवे सेक्टर है वो लिंक है। जैसे मेट्रो का प्रोजेक्ट हो गया, पोर्ट्स का प्रोजेक्ट हो गया, लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट हो गया, पावर प्रोजेक्ट हो गया, उसके बाद फ्रिट कॉरिडोर का प्रोजेक्ट हो गया। इसको कहते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज प्रोजेक्ट, जिसमें 3 गुना ज़्यादा मार्जिन है अगर आप उसको कंपेयर करोगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के प्रोजेक्ट से। तो इसलिए यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी आईआरएफसी की बड़ी है पिछले 3 क्वार्टर से। सिर्फ 5% उन्होंने क्या किया है, स्प्लिट किया है। 95 और 5% स्प्लिट। अभी तो बात कर दी है कि 2030 तक हम उसको 60-40 करेंगे। 60% रेवेन्यू आएगा आईआरएफसी के ट्रेडिशनल बिजनेस से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का बिजनेस है, प्रोजेक्ट है। और 40% जो आएगा वो कहाँ से आएगा? 40% आपका आएगा दोस्तों यहाँ पर किससे? जो आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज है, यहाँ से आएगा 40%। तो अब 5% से 40% आएगा,
तो प्रॉफिट भी आपको उसी तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लान है, 2030 तक का प्लान है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये शिफ्ट इतना मैटर क्यों करता है। इसलिए करता है, सबसे पहले एक डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा कंपनी को। कंपनी एक सेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी, एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऊपर कंपनी डिपेंड नहीं रहेगी रेवेन्यू कमाने के लिए। कंपनी का मार्जिन ज़्यादा मिलेगा और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के अंदर जो कंपनी का टारगेट है 5 लाख करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट का, वो टारगेट भी तो कंप्लीट करना है आने वाले कुछ सालों के अंदर। तो इस वजह से दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है 60-40 का रेवेन्यू स्प्लिट। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर IRFC की एक इम्पॉर्टेंट डेटा के ऊपर। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, कंपनी प्रॉफिटेबल तो है, सारी चीज़ें अच्छी चल रही है, प्रॉफिट एंड लॉस भी अच्छा चल रहा है। कंपनी ने यहाँ पर 7,000 करोड़ तक का प्रॉफिट कर लिया है। कंपनी का अगर आप कंपाउंड ग्रोथ देखोगे, 10 साल में 15%, 5 साल में 15%, 3 साल में 10%, प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 24, 5 साल में 15, 3 साल में 2%, CAGR अगर आप देखोगे 35%, 57%, ROE देखोगे 13%, 14%, 3 साल में 14%, लास्ट ईयर 13%। तो बहुत अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसमें अगर आप देखोगे ना, जो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि अपने रिजर्व को ओवर पीरियड ऑफ द टाइम इंक्रीज किया है। देखिए 18,000 से 22,000, 22,000 से 27,000, 27,000 से 32,000, 32 से 36,000, 36 से 39,000, 39,000 से 43,000। तो ये होता है दोस्तों कंसिस्टेंटली अपने रिजर्व को इम्प्रूव करना, जो IRFC ने करके दिखाया है। उसके बाद डिविडेंड की लोग सवाल पूछते हैं। देखिए डिविडेंड हमेशा कंपनी ट्राई करती है कि Q4 में प्रोवाइड करे। देख लेते हैं दोस्तों क्या Q4 में डिविडेंड मिलेगा। पिछली बार तो भाई दिया था 80 पैसे का डिविडेंड, Q4 में दिया था। उससे पहले यहाँ पर डिविडेंड Q4 में आई थिंक 2024 में नवंबर में दिया, अगस्त में दिया, तो Q4 में नहीं दिया। नवंबर सितंबर, नवंबर सितंबर, नवंबर फेब। तो अगर पिछले साल को फॉलो करता है IRFC तो Q4 में डिविडेंड मिल सकता है। अगर नहीं करता तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको यहाँ पर आने वाले Q4 में नहीं, उसके बाद आएगा दोस्तों, Q4 के बाद आएगा Q1, जो कि आई थिंक अगस्त में है ना। Q1 देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा ऊपर आएंगे क्वार्टर्स के अंदर। तो Q1 होता है ऑलमोस्ट यहाँ पर क्वार्टर्स के ऊपर आते हैं सितंबर में, हाँ। तो Q4 में या तो फिर आप कह सकते हो कि डिविडेंड मिल सकता है Q1 में। Q4 में भी मिलने के चांसेस है नेक्स्ट क्वार्टर, या उसके नेक्स्ट क्वार्टर में आपको डिविडेंड मिल सकता है IRFC का। वो कितना भी हो सकता है, वो 80 पैसे का भी हो सकता है, वो 1 रुपये का भी हो सकता है। प्रॉफिट बड़ा है तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि भाई 1 रुपये का तो डिविडेंड कंपनी को देना चाहिए। 1800 करोड़ का प्रॉफिट किया है Q3 में। अगर नेक्स्ट क्वार्टर में डिविडेंड दे रही है, 1850 करोड़ का भी आप प्रॉफिट करते हो नेक्स्ट क्वार्टर में, तो आपको 1 रुपये का डिविडेंड या 1.5 रुपये का डिविडेंड तो शेयर होल्डर्स को देना चाहिए। फेयर है वो चीज़। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।